हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 जो है हम लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि लगा हुआ है टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन, लेखन पद्धति, लेखन परंपरा और काल विभाजन, नामकरण। आज इन चारों टॉपिक को एक ही क्लास में यानी कि एक ही वीडियो में करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आदिकाल के जितने भी टॉपिक लगे हुए थे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन और फिर प्रमुख कथन जो जिन कवि को लेकर बोले गए थे उनको लेकर मैंने एक वीडियो बना दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य के इतिहास का मतलब यहाँ पर देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य की गतिविधि का समग्र अध्ययन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा साहित्य और युग का पारंपरिक संबंध है, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास का साहित्य प्रतिबिंबित विचारों के इतिहास अथवा अलग अलग वृत्तियों से संबंधित प्रभाव और गुण दोष विचार आदि के कारण अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे साहित्य शब्द की उत्पत्ति। अब यहाँ पे साहित्य इसके शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देखेंगे, इसके शब्द के अर्थ के बारे में देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तित होती रहती है, तथा साहित्य के स्वरूप भी इस परिस्थिति के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी ने यह भी प्रमाणित किया कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की वृत्ति का इतिहास है। ठीक है, इसीलिए विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियों का अध्ययन तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के कारण होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में उसका प्रकाशन है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे कि वीर गाथा काल नाम दिया। तो कैसे दिया? उस समय वीरता, उन्होंने जो पुस्तकें ली उसमें भी उन्होंने ये बात की पुष्टि की कि उसमें अत्यधिक वीरता का वर्णन था, इसीलिए वहाँ पे वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, रीति काल जो नाम दिया। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा इतिहास शब्द का और संक्षिप्त अर्थ देखेंगे। मतलब अभी साहित्य का देखें, अभी इतिहास का देख रहे हैं। ठीक है, तो अतीत के तथ्यों का कालक्रम अनुसार किया गया विश्लेषण या फिर वर्णन, उनका क्या इतिहास है। ठीक है, आगे हम देखेंगे साहित्य इतिहास दर्शन की अगर हम बात कर ले तो इनके बारे में अनेक कथन हैं। ठीक है, जैसे कि अनेक विद्वानों द्वारा कहे गए हैं। तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे प्रतिपादित किया कि साहित्य का विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल मुख्यतः 3 तत्व हैं। कौन कौन? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, तो देखते हैं, इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपरा, राष्ट्रीय परिस्थिति का अध्ययन विशेष परम आवश्यक है। ठीक है, हेडसन, यहाँ पे तेन जी ने कहा, यहाँ पे हेडसन ने कहा है। हेडसन ने तेन के मतों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्होंने रचयिता के व्यक्तित्व की प्रतिभा सर्वथा उपेक्षा की जो उचित नहीं है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, जाति वातावरण ही हो गया सब कुछ, जाति वातावरण क्षण विषय। तो जो रचना की है, यानी कि जो कवि लेखक हुए उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही उसमें। तो ठीक है, उनकी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, कलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से, बल्कि इसका संबंध दोनों से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इतिहास के संबंध में कुल 4 तत्व। सॉरी फ्रेंड, यहाँ 5 लिखा गया लेकिन ये 4 है। सृजनात्मक यानी कि प्रतिभा और व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत वातावरण यानी कि वातावरण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो हमारी वातावरण रहती है, द्वंद यानी कि कवि और लेखक के मन में जो द्वंद होती है ना, कुछ कर गुजरने की, वैसा वाला। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे संतुलन। एक द्वंद और सृजन की समीक्षा में जो संतुलन मतलब होता है ना, इस संतुलन में जो बनाए रखते हैं, मतलब उस परिस्थिति को लेकर ना ज्यादा चढ़ाकर ना ज्यादा बढ़ाकर। ठीक है, तो संतुलन में रखना, वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये हमारा इतिहास दर्शन को मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। वैसे डॉक्टर नागेंद्र की बुक में जो उनकी बुक है उन सब में या फिर किसी भी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ये समझने के लिए है बस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। दूसरा टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे है साहित्य इतिहास
हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति, मतलब किस किस तरह से इतिहास लिखी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने इनके पूर्ववर्ती तथा बाद के आने वाले लेखन पद्धति का प्रयोग, मतलब कैसे कैसे हुआ है उनका, मुख्यतः जो होती है वो 4 तरह की पद्धति और देखते हैं कौन कौन। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में लेखक एवं कवियों का परिचय उनके नामों और वर्णों के आधार पर हो, जैसे कि यहाँ नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, यानी कि नो, हो, को, मतलब कहने का मतलब कि वर्ण जो होते हैं, मतलब हमारे नाम के जो पहले वर्ण हो गए उनके अनुसार से किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति रखे गए थे। अलग अलग होने के कारण कवियों को, मतलब अलग, मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि कबीर को ले लेते हैं, ठीक है, और केशव को ले लेते हैं, ठीक है। तो कबीर को और केशव को दोनों को एक ही जगह रख दिया, क्या दोनों में बिल्कुल समानता है, कबीर में और केशव में? नहीं है ना। तो कुछ ऐसे टाइप से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वर्णानुक्रम मतलब वही होता है वर्ण के आधार पर, ठीक है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि इसमें इतिहास लेखन नहीं बल्कि शब्दकोश लेखन की तरह ये हो जाता है, ठीक है। गारसा दत्तासी जी, शिव सिंह सेंगर ने किसका प्रयोग किया है? इसी का प्रयोग किया है, यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति का। कलानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथि क्रम, यानी कि यहाँ पे क्या है, कवियों या लेखकों का जन्म क्रम के आधार से लगा दिया गया है, ठीक है। इतिहास के ग्रंथ का निर्धारण कर दिया गया है, यानी कि जिसका जन्म जब हुआ उनके आधार पर उनके बाद कौन आएगा, उनके बाद कौन आएगा, इस तरह से लगाते थे। ये तो भी नहीं हुआ सटीक। जॉर्ज ग्रियर्सन जी और मिश्र बंधु जी ने भी क्या क्या है, कालक्रम अनुसार इनका प्रयोग किया है लेखन में। हालांकि ग्रियर्सन जी ने विधेयवादी पद्धति, सॉरी फ्रेंड यहाँ होगा, पद्धति के कुछ अंश भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वर्णानुक्रम पद्धति, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वर्णानुक्रम मतलब वर्ण के आधार पर, कलानुक्रम यानी कि जन्म क्रम के आधार पर, और यहाँ पे हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे। तथ्यों का पूर्णता संकलन, तथ्यों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, अतः वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है। इतिहास लेखन में मात्र क्या तथ्य ही नहीं, व्याख्या और विश्लेषण भी मांगती। इसमें वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, बस तथ्य को ही दे दिया गया, सिर्फ तथ्य ही तो नहीं होगा ना इतिहास के लिए, उसके साथ साथ क्या होगा, व्याख्या और विश्लेषण भी उसका चाहिए। यहाँ पे विधेयवादी पद्धति जो सबसे परफेक्ट मानी जाती है। देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, लेकिन हालांकि हर कोई नहीं मानते, जैसे कि हर कोई मानते हैं, नलिन विलोचन शर्मा जी जो हैं, इन्होंने विधेयवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक के रूप में शुक्ल जी को स्वीकार ना करके उन्होंने क्या किया, ग्रियर्सन जी को स्वीकार किया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे, इस पद्धति में व्यापक स्पष्ट विकसित पद्धति मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया बहुत कुछ स्पष्ट होती है, यानी कि विधेयवादी में सब कुछ आ जाता है, इसीलिए बहुत ही स्पष्ट होती है। शुक्ल जी ने इस पद्धति में युग की परिस्थिति का मूल्यांकन के साथ साथ प्रवृत्ति, यानी कि आप लोग को बताया कि प्रवृत्ति के आधार पर उस वक्त की जो प्रवृत्ति चल रही थी उनके कारण उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में नाम रखा था। ये वाला जो ये पद्धति जो लिखी जाती है यहाँ पे विधेयवादी पद्धति, इसमें भी प्रवृत्ति के आधार पर ही देखा जाता है, ठीक है। मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि ने क्या किया है, ये विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पद्धति बताने का कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे परंपरा पे आ जाते हैं जिसने इतिहास लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। प्रथम जो आ जाते हैं वो गारसा दत्तासी जी आ जाते हैं। इसकी पुस्तक है इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, 2 भागों में है, ठीक है। पहला भाग का प्रकाशन 1839 में, दूसरा 47 में, ठीक है। फ्रेंच विद्वान थे, कुल इसमें 738 कवियों का वर्णन है। दूसरा संस्करण जो है गारसा दत्तासी जी का इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का, इनका दूसरा प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है हिंदी भाषा में? भाषा काव्य संग्रह, यहाँ काव्य संग्रह, ये नहीं होगा, काव्य संग्रह, ये किसका है? महेश दत्त शुक्ल जी का। इनका प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं शिव सिंह सरोज 1883 में हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, ये आएगा 1838 ईस्वी में, ठीक। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 838 कवियों का वर्णन है, किसमें? शिव सिंह सेंगर में, जो शिव सिंह सरोज जी ने लिखे हुए हैं, ठीक है। शिव सिंह सरोज, ये ग्रंथ का नाम है। शिव सिंह सेंगर, ये क्या है? ये लेखक है इनके, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वैसे भी आप लोग को पता ही होगा। आगे देखेंगे द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन, ये प्रो जो लिखा है इसका मतलब यहाँ पे प्रकाशन है 1888 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये किसका है? द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे मिश्र बंधु जी का जो मिश्र बंधु 4 भागों में, इनके तीन भाग का प्रकाशन 1913 में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं गणेश। अब यह मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र आ जाते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है, फिर कौन सम्मिलित है, तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम छठा नंबर जो आ जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यहाँ पे 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है। 1000 कवियों लेखकों का इसमें वर्णन किया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1000 लेखकों कवियों का वर्णन किस ग्रंथ में आता है, तो वहाँ पे इनका भी नाम आता है। ठीक है, तज़किरा ई सुराई हिंदी 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, करीमुद्दीन जी का है। यहाँ पे देखेंगे 1004 कवियों का इसमें वर्णन है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया था। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो 9वें नंबर पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38 में राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 65 में गणपति चंद्र गुप्त जी का है। साहित्य का इतिहास, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर जी दृष्टि रख रहे हैं, तो 1981 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ 85 या फिर कहीं कहीं 83 भी मिलता है, तो इसमें मुझे डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी साहित्य और संवेदना और विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह, सॉरी फ्रेंड यहाँ बच्चन होगा, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजा जी का 2003 में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास इसका संपादन किया है नीलव जी ने, 1904 ईस्वी का है प्रकाशन। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर जो आ जाते हैं इतिहास ग्रंथ, वो आ जाते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, नीरजा माधव का है 1912 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे इतिहास लेखन अगर आप बुक में देखिएगा तो और भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने उतना नहीं लिया है। मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग या फिर जो पूछे जा रहे हैं कुछ ऐसे टाइप से, उसी को मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, ये हमारा हो गया। आगे हम यहाँ पे नामकरण देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं काल विभाजन जो किए गए हैं, काल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है चौथा टॉपिक आ जाएगा हमारा इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का लेखन और उनका आ जाएगा काल विभाजन यहाँ पे। ठीक है, आरंभिक इतिहासकारों में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। सॉरी फ्रेंड, यहाँ कोई होगा, दीर्घी होगा, लेकिन यहाँ पे योहर्षि लिखा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला काल विभाजन का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने इतिहास द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। ठीक है, 1888 ईस्वी में 11 भागों में विभक्त किया था। सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। और यहाँ से पिछले बार भी क्वेश्चन आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने चारण काल जो नाम दिया, चारण काल, इसमें 9 कवियों का वर्णन है। फिर 15वीं सदी नाम है इसका। तीसरा नंबर पर जयसी की प्रेम कविता, चौथे नंबर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार छठे नंबर पर देखेंगे, तुलसीदास सातवें नंबर पर देखेंगे, रीति काल नहीं है, ये रीति काव्य ही है। ठीक है, तुलसीदास की काव्य अन्य प्रवृत्ति। और 9वें नंबर पर देखेंगे 18वीं शताब्दी। यहाँ पे इनका समय भी है फ्रेंड, ये सारे संवत में, ये भी ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ईस्वी और संवत भी कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है, 10 नंबर पे देखें कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये हमारे ग्रियर्सन जी के हो गए। अब यहाँ पे मिश्र बंधु जी ने जो काल विभाजन किया उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, इसका यहाँ पे संवत में दिया गया है फ्रेंड, आप लोग इनको देख लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पर
माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक और पड़ोर माध्यमिक होगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पड़ोर माध्यमिक होगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे पूर्व अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और यहाँ पे वर्तमान काल, ठीक है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है। इसमें काल विभाजन और नामकरण जो किए उनको देख लेते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। आदिकाल को क्या कहा गया? वीर गाथा काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल। इसका समय है 1050 से 1375, 1375 से 1700, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, उत्तर मध्यकाल को कहा गया रीति काल। रीति काल का समय है 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद काल कहा गया, क्योंकि इसमें गद की प्रधानता इन्होंने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1900 से 1984 विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत, और इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, ईस्वी विक्रम संवत। तो यहाँ पे देखते हैं फिर राम कुमार वर्मा के अनुसार का प्रारंभिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इन्होंने प्रारंभिक काल के दो भाग किए, संधि काल और फिर चारण काल। इनका समय यहाँ पे देख सकते हैं 750 से यहाँ पे होगा फ्रेंड 1000, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1000। फिर यहाँ पे भक्ति काल की बात करेंगे 1375 से 1700, फिर रीति काल 1700 से 1900, फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक, ऐसा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण देखेंगे तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनका समय ये है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में जो काल विभाजन किए हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं आदिकालिकों की शून्य काल ही नाम दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, मतलब जब इनका कथन पढ़ते हैं तो इन्होंने देखिए दिया है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इन्होंने भी दिया। इनका समय भी आप देख सकते हैं, इनका समय ईस्वी में है, ठीक है। जिसका संवत है उसका संवत दे दिए है, जिसका ईस्वी है उसका। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, जो कि हर स्टूडेंट्स के पास रहती है, वो उनमें देखिए किस तरह से दिया गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। 7वीं सदी, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए थे। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी के मध्य 17वीं सदी, 17वीं सदी से यहाँ पे 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी से अब यहाँ पे आधुनिक काल में भी इन्होंने वर्गीकरण किए हैं। क्या वर्गीकरण किए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे पुनर्जागरण होगा फ्रेंड। ये ना मतलब पीडीएफ कन्वर्ट करने में बहुत इसमें ये हो गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स, उसके लिए माफ़ी सॉरी बोलेंगे फ्रेंड, आप लोग ऐसे भी समझ ही लीजिएगा। पुनर्जागरण काल है यहाँ पे, ठीक है। इसके भारतेंदु युग इनको भी नाम दिया। इसका समय क्या है 1857 से 1900। जागरण सुधा काल, द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद युग अगर बात करेंगे तो इनका जो है 1918 से, यहाँ पे देख लीजिएगा छायादोत्तर देखेंगे तो इसके भी दो भाग किए हैं, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन, ठीक है। इनका समय यहाँ पे इसका जो समय दिया है सारा कुछ ईस्वी में ही है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ बच्चन सिंह का काल विभाजन जो भ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसका समय यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी ईस्वी में है। हाँ, फिर यहाँ पे आधुनिक काल का 1857, ठीक है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में इतिहास, साहित्य, दर्शन, लेखन पद्धति, लेखन परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, इन चारों पांचों टॉपिक को एक ही वीडियो में करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेंगे। और अगर इस आदिकाल का भी मैंने पहले वीडियो बना दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कथन सारे कुछ ले लिए हैं, और चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।